सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और स्वप्निल आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। हमारा भी नमस्कार हमारे सभी साथियों को, स्वप्निल का और सोनाली जी को भी नमस्कार, क्योंकि आज पहली मुलाकात है सखी सहेली में हम लोगों जी की। जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे स्वर्गीय स्वप्निल अनुभूति हो रही है क्योंकि जब हम बाहर बात करते हैं तब कुछ अलग बात होती है और सखियों के साथ में, श्रोताओं के साथ जब आपका साथ हो तो उसमें और भी आनंद आता है। बिल्कुल, और एक साथ एक ही मंच साझा करना, उसका अनुभव जो है ना, वो सच में सोनाली जी बहुत बहुत अलग होता है। तो जल्दी से विषय बता दें? हाँ बिल्कुल। तो आज एक खास दिन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जी। यानी भोजन से जुड़ा हुआ एक विषय है कि भोजन को किस तरह से उगाया जाता है, फिर उसका संरक्षण कैसे किया जाए, फिर उसका जब हम भोजन बनाते हैं तब किन सावधानियों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस विषय पर बातचीत होगी और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर बहुत सारी टिप्पणियां भी लिखकर भेजी है। तो बस उन टिप्पणियों को भी हम शामिल करेंगे लेकिन पहले हम लोग विषय पूरे कर लेते हैं ना? जी जी जी। और एक विषय आज का, इसका गुस्सा उसके सर। होता यूं है कि पति पत्नी लड़ बैठे और गुस्सा निकल जाता है बच्चों की धुनाई। सच में ये तो मतलब आपने दुखती रग पर, बहुत से लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। यानी ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, कह रही है महिला क्यों लड़ रही है इतनी, समझ में पता चला कि भाई इसकी बॉस से लड़ाई हो गई है या इसका कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है जब ये दूसरों पर गुस्सा निकाल रही है। तो इस विषय पर भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, बहुत सारे श्रोताओं ने, पर और भी अपने कुछ अनुभव भी लिखकर बताए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगे कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी ये मेरे ऊपर क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मजेदार। साथ साथ हम जरा याद करो कुर्बानी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे की बात करेंगे जी, और साथ ही कुछ चटकारे लगेंगे व्यंजन में, यानी कि आज बात होगी अचार के जायकों की। क्योंकि ऐसा होता है ना स्वप्निल के, अचार वही है, वही मेथी दाना है, वही कलौंजी है, वही कैरी है, वही तेल है, फिर भी हर किसी के हाथ में अलग स्वाद होता है, हर किसी के हाथ का अलग अचार लगता है। बिल्कुल, और हाथ के स्वाद की बात के साथ साथ प्रांत और क्षेत्र का भी प्रभाव बहुत होता है अचार पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत सारे साथियों ने हमारे व्यंजन के जो है अचार की रेसिपीज भी लिखकर भेजी है और भी हमारे साथी जो है लिखकर भेजे ताकि पता चले कि आपके घर में कैसे अचार बनता है। एक और भी बात ये ध्यान रखिएगा, यदि जैसे हम लोगों ने क्षेत्र और जगह की बात करी, तो अगर आप कोई विशेष तरीके का अचार बनाते हो जो फेमस है, मतलब आपकी रिश्तेदारी में, दोस्तों के बीच में, तो वो हमें भी बताइएगा जरूर ताकि हम भी उसे बना सकें और बना के खाएं और खिलाएं, चटकारे दे सकें। जी जी। अरे गाना सुन ले। हाँ बिल्कुल।
मेरा पागलपना तो कोई देखो, पुकारो मैं चंदा का साजन के नाम से, फिर मन पे जादू की छड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ, रे सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये गाँठ पड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। स्वप्निल, आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे को याद कर रहे हैं। तो हाँ, और इनके बारे में अगर बात की जाए तो मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव में हुआ था 19 जुलाई 1827 को, और 22 साल की उम्र में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में प्रवेश किया था और वे बंगाल इन्फेंट्री की 34 बटालियन में शामिल हुए और 1850 के दशक के मध्य में वे बैरकपुर में तैनात थे। तब एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें हथियार लोड करने के लिए चर्बी लगे कारतूस के सिरे को काटना पड़ता था, यानी ये अंग्रेजों का नियम हुआ करता था। ये उस दौर में ऐसी ही राइफल्स चला करती थी और इसमें ये जो कारतूस मुंह से काटना पड़ता था, चर्बी को मुंह लगाना पड़ता था, तो भारतीय सैनिकों के लिए बड़ा ही घृणा का काम था, जिसके लिए उन्होंने इसका जमकर विरोध भी किया और इस विरोध की वजह से काफी चीजें हुई जी। और वो क्रांति की जो ज्वाला है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया और अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध कर सबसे पहले उन पर हल्ला करने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। बिल्कुल, और हमारे कई साथियों ने भी इस संबंध में कुछ संदेश भेजे हैं। जैसे एक साथी हमारे लिखती हैं कि मंगल पांडे का नाम हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों में से है। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमारे देश को आजादी दिलाने की जो क्रांति थी उसका बिगुल फूका था जी। उनका फिरंगियों को मारो नारा अंग्रेजों को भगाने में और हमारे देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस नारे ने जी। और हम जो है वो मंगल पांडे का जो बलिदान था उसे हमेशा याद रखेंगे, ऐसा ये लिख रही हैं जी। और मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें आजादी की लड़ाई का अग्रदूत भी माना जाता है। बिल्कुल, इन्हीं की शुरुआत का जो अनुसरण किया था बाकी सब लोगों ने मंगल पांडे द्वारा किया गया ये विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें सैनिकों के साथ साथ राजा, रजवाड़े और मजदूर, किसान, यहाँ तक कि सामान्य लोगों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई और मंगल पांडे ने फिर मारो फिरंगी का नारा दिया था। हाँ, ये नारा बहुत प्रचलित हुआ था और इसी नारे का जिक्र शायद अभी हमारे साथी ने दिया था, साथी ने संदेश में दिया था। साथ ही आगे चल के फिर
इतने उसके क्रांति की ज्वाला भड़की कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी जानी थी, पर अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आपका बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को हम नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल, और हमारे एक साथी ने ये भी जिक्र किया है कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए स्वाधीनता संग्राम में भारतीय सरकार ने उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया था, और मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से को मना करने की वजह से, जैसे कि हमने अभी इस बात की चर्चा करी कि उन्हें फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो हम सभी का नमन है और श्रद्धा सुमन है। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। संगीत सरिता में बहती है सुरों की अविरल धारा, मन के सागर को भरते हैं संगीत के खजाने। सागर तट पर बसी सभ्यता का संगीत लिए आ रही है संगीत सरिता की नई श्रृंखला, गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता।
थोड़ा बहुत पश्चिमात्य संस्कृति का प्रभाव गोवा पर हो गया, मैं ना नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सब होकर भी भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप आज भी गोवा में मौजूद है। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर शकुंतला भरणे 20 जून से विविध भारती पर। हौसाइबा पुल तोडी वेता दामोल्या लग्नक वेता मक साइबा वाट दाखोई मक साइबा वाट दाखोना। स्वप्निल, आज जो खास दिन है, जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस, यानी जिसे टिकाऊ पाक कला दिवस भी कहते हैं, तो प्रतिवर्ष 18 जून को ये दिवस मनाया जाता है और जिसे टिकाऊ पाक कला कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन सामग्री कहाँ से आती है, अन्न कहाँ से उगाया जाता है, बाजार तक कैसे पहुँचता है, फिर हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है। इनमें कई बातें शामिल हैं जिसमें अन्न शुद्ध हो, स्वच्छ हो और हानिकारक तत्वों से दूर हो। बिल्कुल, और साथ ही साथ जो भोजन आ कहां से रहा है, इसके साथ साथ वो तैयार कैसे हो रहा है हमारी थाली में पहुंचने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे भोजन बनाने के लिए कोयले के बजाय गैस और बिजली का उपयोग हो रहा है, कार्बन के बजाय प्राकृतिक गैस का उपयोग करें, अन्न का उचित भंडारण कैसे किया जाए, इसकी प्राकृतिक तकनीक को अपनाकर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना इत्यादि इस दिन की विशेषता है। मतलब ये जो दिन मनाया जाने के बारे में जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को भोजन की सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझाया जा सके। साथ ही उपकरणों का रखरखाव, यानी जिन उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए, उसे कटाई के लिए, तो उन उपकरणों का रखरखाव कैसे किया जाता है। साथ ही उपकरणों का नवीनीकरण, यानी कि कुछ नई चीज बाजार में आई तो उसे उसका उपयोग कैसे करना है, उसे खरीदना कैसा है, ईंधन, पानी की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग आदि बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने सही कहा सोनाली जी। और साथ ही साथ हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा भी है इसके बारे में, जो चीजें हमने बताई उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे सस्टेनेबल जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी बात यह है कि स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का चयन करें, जिससे कि जो हम ये देखते हैं ना, जैसे बहुत कोई एग्जॉटिक टाइप की सब्जी ले रहे हैं या फल ले रहे हैं हम लोग, मतलब एक तो वो महंगे भी हो रहे हैं, दूसरी वो बहुत दूर से आ रहे हैं और उनके आने से हमारी प्लेट में उसको पहुंचने तक के बीच का जो वक्त है, हो सकता है उस दरमियान वो खराब हो गया हो, या उसके साथ कुछ ऐसे केमिकल वगैरह आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो अधिक दिनों तक ताज़ा बना रहे, तो उसका क्या होगा, नुकसान हमारे स्वास्थ्य पर होता है। साथ ही साथ हमें भोजन की बर्बादी को कम करना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल जो रेस्टोरेंट्स हैं या खाद्य विक्रेता वगैरह हैं, उनको समर्थन भी करना चाहिए। और इसके अलावा सतत खाद्य प्रथाओं के बारे में दूसरों को भी जानकारी देनी चाहिए। वैसे यही काम तो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना है। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और सतत गैस्ट्रोनॉमी के बारे में शिक्षित करना, सतत गैस्ट्रोनॉमी के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर हम सभी को टिकाऊ खाद्य प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये बात हमारे ये संदेश हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा। और इस वर्ष की थीम है स्थानीय बीज स्थानीय भोजन, यानी अपने भोजन में स्थानीय फलों सब्जियों का प्रयोग करना हमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही बात हम कह रहे थे ना कि मतलब जो चीजें बहुत दूर से या बहुत देर में हम तक पहुंच रही हैं, तो उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं प्रभाव आता है। तो ऐसे में जो हमारे पास शीघ्रता से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं, तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने भोजन से तो प्यार कर ही बैठेंगे ना। बिल्कुल। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनका मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार
किसको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार से आंखें चार, तुम्हीं से कर बैठे नाना करते, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। फिल्म लेखक, एक्टर, गायक, निर्देशक अमोल गुप्ते। समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा जो है इधर क्यों नहीं दिख रहा लोगों को। अरे क्योंकि वो तारा जो टूट के गिरा है वो जमीन पे गिरा है और दिन में नहीं दिख रहा। तारे जमीन पर। फिल्म तारे जमीन पर के लेखक और क्रिएटिव डायरेक्टर। मैं कभी बतलाता नहीं। स्टैनली का डिब्बा और हवा हवाई जैसी फिल्में भी उन्होंने ही बनाई। मेरे वर्ग में स्टैनली मंटेरो नाम का बच्चा था, तो ये बेचारा स्टैनली जो है रोज आता था। वो तो टूटा फूटा एल्यूमिनियम का डब्बा था, जो खुलता था वो जो उसकी महक थी वो अब तक मुझे याद है। आज के मेहमान अमोल गुप्ते, 18 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जी हाँ, विविध भारती पर आज आप ये वार्ता सुन पाएंगे अमोल गुप्ते जी के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद ही ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। और स्वप्निल, आज हमने एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक लिया है कि इसका गुस्सा उसके सर। हाँ, उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त इस विषय पर भर भर के कमेंट्स लिख रहे हैं। वैसे क्रोधित होना बहुत आम सी बात है ना। हाँ। है ना। जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि स्वप्निल आपको कभी गुस्सा आता है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? गुस्सा तो आता है, मतलब जो बात ज्यादातर क्या होता है ना, जब हम जो सोचते हैं वैसा सामने से नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मन में वो खिन्न सी भावना आ जाना, और फिर वो क्रोध में थोड़ी देर बाद अगर मतलब उसको थोड़ा किसी ने बढ़ा दिया तो फिर वो क्रोध में परिवर्तित हो जाएगी। यानी उस ज्वाला में किसी ने घी डाल दिया, बिल्कुल तो भड़क सकती है वो ज्वाला। पर बस हमें इस बात की समझदारी रखना चाहिए कि भाई ज्वाला जो है ज्यादा भड़के ना, या फिर हमारे साथ वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो उस ज्वाला में पानी डालने का काम करे, हमें शांत करने का काम करे, तो गुस्सा जो है जल्दी से छूमंतर हो जाता है। छूमंतर पर ऐसा अक्सर होता है, जैसा कि हमने आज जो विषय लिया है वो ज्यादा होता है। गुस्से में ज्वाला में पानी डालने वाले लोग थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि जहां हम हैं उपस्थित उस समय पर, वहां पर जो बात हुई और उन्हीं लोगों के बीच में तो बैठे हैं ना जिनसे हो रही है। मान लीजिए अगर हो गया तो फिर वहां पर से उठ के या तो हम चले जाएं या जिससे हो रही है वो चले हो जाए कहीं थोड़ी देर के लिए। मतलब
माहौल थोड़ा सा बदल जाए, कहने का मतलब है, तो शायद ऐसा हो जाए। लेकिन इसके अलावा जो होता है ना, इसका गुस्सा उसके सर वाला, मतलब ज्यादातर होता यही है कि हमारा आपसे जैसे हुआ और आप हमसे बड़े हो तो हम आपको कुछ नहीं कह पाए, तो अपने से छोटों पे जाएंगे ना। वैसे गाना सुन के भी गुस्सा को छू मंतर कर ये तो बिल्कुल सही पॉइंट आपने लिया। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुँच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। कार्यक्रम में वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। स्वप्निल कहाँ खो सी गई हो?
कहीं खोए नहीं है। हम ना ये सोच रहे हैं कि सच में ये जो विषय है हमारा, इतनी मतलब बहुत सारे लोगों की तो ऐसा लग रहा है कि दुख भरी दास्तां मतलब हमने दुखती रग पर हाथ रख दिया, ऐसा लग रहा है। क्या ही बात है, बिल्कुल सही। हमारी एक सखी लिखती है, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि किसी कारण से मूड खराब हो गया, किसी से कहा सुनी हो जाती है तो गुस्सा पति पत्नी का एक दूसरे पर उतरता है या फिर बेचारे बच्चे गुस्से की चपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो यही चीज तो हमने कही थी ना, मतलब यही बात बिल्कुल। हमारे एक और साथी है, उन्होंने लिखा है कि इसका गुस्सा उसके सर। ये हम घर में छोटे बच्चों में अक्सर देखते हैं। बड़े तो थोड़े समझदार हो जाते हैं तो विवेक काम करता है कि कुछ अनिष्ट करेंगे तो नुकसान अपना ही होगा, लेकिन बच्चों में ऐसा निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। फिर सामने आया कोई मोबाइल ही क्यों ना हो, एक झटके में पटक कर गुस्सा निकालते हैं क्योंकि पापा उनके पसंद की कहीं चीज जो बाजार से नहीं लाए। वैसे पति पत्नी के झगड़े में तो अक्सर होता है कि मियाँ बीबी की लड़ाई में छोटे बच्चे अक्सर पिट जाते हैं। उफ, ये सबके घर की मतलब लगता है स्थिति है। समझदार बच्चे तो इस युद्ध के प्रारंभ में ही खिसक लेते हैं। हाँ, और कुछ बच्चे माँ को प्यार करते हैं तो वे माँ से चिपके रहते हैं तो बेचारे मार खा ही जाते हैं। बाद में माता पिता की सहमति हो जाती है, तब पापा कहते हैं कि बेचारा कहाँ सुनी में कैसे आ गया बच्चा, और दोनों लोग अपना प्यार दुलार उड़ेलने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों के सामने लड़ाई तो कतई नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि ऐसी अवस्था ही ना आए कि घर में लड़ाई झगड़े की नौबत आए। और एक हमारे साथी लिखते हैं, ये इसका गुस्सा उसके सर। ये हमने कई बार देखा है कि किसी और पे हमें गुस्सा आता है और वो गुस्सा का ठीकरा हम किसी और के सर पे फोड़ते हैं। यानी इन्होंने अपने आप बीती लिखकर भेजी। एक सखी लिखती है, अनुभव तो बहुत ही कटु ही रहेगा क्योंकि बहुत बार कुछ ना कुछ गलती होता है तो परिवार में कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। बात तो सही है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना, मतलब हम लोग ये देखते हैं अपनी आम जिंदगी में बात की जाए तो ज्यादातर ये जो घर में बड़ों की झगड़े के, बड़ों की लड़ाई के बाद बच्चों पे गुस्सा उतरता है। इसी तरह अगर बड़े हैं कुछ कह रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब किसी ने कह दिया जिसका जवाब भी हम नहीं दे सकते, और कभी कभी ऐसा होता है कि गलती ना होने पर भी गलती निकाल दी जाती है। कई बार ताने इसकी वजह बनते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर यही होता है कि या तो उसी व्यक्ति पर मतलब इंसान गुस्सा निकालेगा ना जिस पर बस चलता हो। हाँ, तो ऐसे में बच्चे जो हमारे अपने होते हैं ना, उस पर हम गुस्सा निकालते हैं। जैसे पत्नी के बहुत करीबी पति होते तो उन पर गुस्सा निकलेगा कि पड़ोसन से लड़ाई हो गई, सहेली से लड़ाई हो गई, पति महोदय भी चुप हो जाते हैं, उस वक्त शांत रह जाते कि नहीं इसकी कुछ तो भी बात बिगड़ी हुई है, तो हमें अभी चुप रहना है, थोड़ी देर बाद में सब बता देगी कि किसके साथ लड़ाई हुई है। एक हमारे साथी लिखते हैं, इसका गुस्सा उसके सर। बाप रे बाप, अरे भाई गुस्सा आया ही क्यों जो किसी के सर पर धरना पड़े। क्या आप अशांत है तो शांति के उपाय किसी के सर पर नहीं अपितु अपने हाथ और सोच में ही है, क्योंकि संसार तो विषमताओं से भरा ही है। ऐसे में भलाई इसी में है कि किसी को कष्ट देने से पहले स्वयं को ही कष्ट दे ले, जिसे देखकर सामने वाले अपने आप ही आपकी तारीफ करेंगे और फिर इसका गुस्सा उसके सर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है, पर इस सुझाव को भाई अमल करने की उस वक्त ऐसी दशा ही नहीं होती है। सोच कहाँ पाते हैं ना इतनी जल्दी से, मतलब उस समय तो आवेश कहते हैं ना कि ये शायद एक ऐसा संवेग है जो वास्तविक में संवेग है, मतलब वेग के साथ अचानक से आता है और इसको रोकना बहुत मतलब तुरंत से नहीं रोका जा सकता, मुश्किल होता है। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं, लिख रहे हैं कि किसी का गुस्सा किसी और के सर पर निकालना सही नहीं है। बात तो ठीक है, इससे रिश्तों में गलतफहमी और दूरी आ सकती है। जब गुस्सा आए तो थोड़ा रुककर सोचें या गहरी सांस लें, इससे हालात संभल सकते हैं। जब कोई बिना वजह अपना गुस्सा हम पर निकाल दे, ऐसे वक्त में शांत रहना और बात को समझदारी से संभालना सबसे अच्छा होता है। जी हाँ, आप एकदम ठीक कह रही हैं। पर वही बात हम कर रहे हैं ना कि अगर ऐसा किया जाए तो बेहतर है, लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि थोड़ा हो जाती है गड़बड़, उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना, तो फिर भले ही हम माफी मांग रहे हैं, अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। और ऐसा होता है ना स्वप्निल की जैसे अब अपने हैं, जैसे अपनी पत्नी है या पति है या बच्चे हैं, वो तो समझ जाएंगे, पर अगर किसी दूसरे पे गुस्सा निकाल लिया तो फिर दो रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक तो जिनसे लड़ाई हुई है उनके साथ में, और जिनके ऊपर गुस्सा निकाला है, दो लोग नाराज हो जाएंगे, दो लोग परेशान हो जाएंगे। हमें डबल मशक्कत करनी पड़ेगी कि दोनों रिश्ते को सुलझाने के लिए, फिर से उन्हें पहले के जैसे लाने के लिए। इसलिए भाई इसका गुस्सा उसके सर ना निकाले तो ही बेहतर होगा। जैसे हमारे बहुत सारे साथी भी
भी इस विषय पर भर भर के कमेंट्स लिख रहे हैं। एक हमारी सखी ने लिखा है, इंसान को गुस्सा कई कारणों से आ सकता है, जिसमें तनाव, निराशा, असुरक्षा या दूसरों द्वारा गलत व्यवहार शामिल है। कभी कभी एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है जब कोई व्यक्ति खुद को खतरे में महसूस करता है या जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है, जब भी मेरी पत्नी से मेरी बहस होती है तब मैं रेडियो पर विविध भारती लगाकर वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, और यदि बहस या झगड़ा दोपहर को 3 बजे होता है तब मेरी पत्नी यही बोलती है, अभी नहीं, सखी सहेली के बाद बहस करना। क्या बात है, मतलब कितना कहीं ना कहीं आकर आपका ऐसा झगड़ा शांत कराने का काम कर देते हैं। सचमुच। और हमें बहुत खुशी हो रही है ये बात को सुन के कि यानी हम किसी के घर में सुकून के पल, चैन के पल आ रहे हैं, हमारी बदौलत खुशी आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी एक सखी लिखती है कि मेरी काम वाली किसी और के घर में या अपने घर में लड़ भिड़ कर आती है और मेरे घर आते हैं फिर किसी न किसी बात पर लड़ती है और काम भी उल्टा सीधा करके चली जाती है। ये सच में बड़ा ही दुख का विषय है। मतलब इस तरह से तो, क्योंकि ये तो आपकी कहीं से कोई गलती नहीं है, और वो फिर यार वो भी अब क्या करे, वो भी परेशानी, वो शायद इनको अपना समझती होगी, इसलिए जो है ना गुस्सा निकालती है अपनी, मतलब गुस्सा निकालने से मतलब है जैसे आप अपना दुख जाहिर करें, बेहतर ये होगा कि अपनी बात बताएं कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा या ऐसा किया या हमारी ऐसी ऐसी बात हो गई किसी से, लेकिन उस आवेश का असर इस व्यक्ति पर ना पड़ने पाए, प्रयास हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो बर्तन निकाल के रखे हुए हैं या झाड़ू पोछा आपने करना है, आप आई कहीं से कोई बहस करके, और हम तो काम करवा रहे हैं आपसे, हम क्यों मतलब उस चीज का वैसे स्वप्निल, जैसे बहुत ज्यादा अगर पत्नी ने गुस्सा निकाल लिया है तो पति महोदय को ये करना चाहिए कि भाई अपनी गाड़ी निकाल ली और घर से निकल। मैं निकला ओ गड्डी लेके, गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, रब जाने कब गुजरा अमृतसर ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। पे वो मुटियार मिली, ओ उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया, हो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, और एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी, ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना मैं छोड़ आया, मैं उठे दिल
मध्य दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी ओ घर उसके चोरी से, ओ चुपके से कोई चोर आया, मैं दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। स्वप्निल, हमारे एक साथी ने बहुत प्यारा सा कमेंट लिखकर भेजा है। ये कहते हैं कि इसका गुस्सा उसके सर, इसका एक मज़ेदार उदाहरण शॉर्ट में दे रहा हूँ। हमारा टूरिस्ट कैब का कामकाज है। अगर मानो एक आध गाड़ी पुणे से गुजरात जाकर आई है, तब चालक डीजल भरकर डीजल की पर्ची ऑफिस में जमा करते हैं। कभी कभी मालिक लोग रास्ते में कितना ट्रैफिक लगा या फिर रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई, ऐसी पूछताछ ना करके सीधा चालकों पे गुस्सा करते हैं कि आज इतना ज़्यादा डीजल क्यों लगा गाड़ी को। वास्तविक कुछ लोग, मालिक लोग दूसरे चालकों का गुस्सा तीसरे लोगों पर निकालते हैं। फिर बिना बात के कौन सुनेगा, गाड़ी चालक भी बोलते हैं एक काम करता हूँ, गाड़ी रात को ऑफिस छोड़कर नौकरी छोड़ देता हूँ। फिर इसका गुस्सा उसके सर करने वाले गाड़ी मालिकों की अकल ठिकाने आ जाती है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी है ना, उन्होंने बड़ी मजेदार सी कहावत बताई है इस मुहावरे पर। उन्होंने लिखा है कि किसका गुस्सा किसके सर पर। इधर हमारे यहाँ पर एक कहावत बोली जाती है कि कुम्हार कुम्हारी से न जीते तो गधे का कान पकड़े। मतलब अपने काम पे काम सही से नहीं हो पा रहा है या जिस पे बस नहीं चल रहा है, तो जो कमजोर है उस पर निशाना लगा लेते हैं लोग। बात तो सही है। और इस तरह से चीजें हमारे यहाँ होती रहती हैं, हमारी आम जिंदगी में भी, कि ये हम देखते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है रोजमर्रा की चीजों में। लेकिन पता है इसका, जिसको कहते हैं कि ना साइड इफेक्ट होना, जी, वो जिस पर आपका वश चल रहा है आप उस पर गुस्सा निकाल ले रहे हैं। ये घर में तो चलिए, बड़े पे भी आप कुछ कह दे रहे हैं, एक बार को बात संभल जाती है। लेकिन आपने जिक्र किया था ना, जैसे ट्रेन में आते जाते या रास्ते चलते, बस में चल रहे हैं, रिक्शा में है, ऑटो में है, टैक्सी में, कहीं पर भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप कहीं ऐसी बात करते हैं तो वो बात बढ़ जाती है। और कभी कभी तो वो बात इतनी बढ़ जाती है कि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, अपमानजनक स्थिति बन जाती है उस जगह पर। और चूंकि गलती शुरुआत आपकी तरफ से होती है तो आपको भी अंततः माफी मांगनी ही पड़ती है। और इससे ना बस होता यूं है स्वप्निल के सभी लोग परेशान होते हैं और एक तरह से तमाशा भी बन जाता है समाज में कि अरे ये कैसा झगड़ालू आदमी है, ये कैसे झगड़ालू लड़की है जो आई है तब से झगड़ रही है, हर किसी से झगड़ रही है, मुझसे लड़ी, इससे लड़ी, उससे लड़ी। असहज स्थिति बन जाती है। और देखने वालों को क्या है, और आजकल तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बातें सुलझाने कम आएंगे और पहले फोन निकाल के आपकी वीडियो ले लेंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। और किसी अपने ने वो रील देख ली तो फिर तो हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। कोई अपना ना भी हो तो उसके आप देखिए नीचे कमेंट्स कैसे कैसे आते हैं, बहुत भद्दे कमेंट्स होते हैं। हाँ, बातें करते हैं। तो ऐसे में यही कह सकते हैं कि ये अपने ही हाथ में है। थोड़ा सा धैर्य जीवन में बहुत जरूरी, स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। एक हमारे साथी लिखते, इसका गुस्सा उसके सर, बचपन की बातें याद आई जब किसी एक का शैतानी हम सभी के सिर पर उतारी जाती है। यानी जैसे बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे ना बचपन में, तो 7-8 भाई बहन, एक ने शरारत की तो बस माँ क्या सभी को पीट देती थी, है ना। ऐसा होता है। और ऐसा ना
क्लास में ज्यादा होता है। स्कूल टाइम पे मुझे याद आ रहा है कि एक बार ऐसे घटना घटी थी हमारे साथ भी कि मतलब शोर सारे बच्चे मिलके कर रहे हैं। टीचर अगर क्लास में थोड़ी देर से आ रही है तो वो टाइम मिल जाता था मस्ती करने का, बात करने का। और जाते वक्त जो टीचर पीरियड खत्म करके गई है वो बोलकर गई है कि शोर नहीं करिएगा, मैम आती ही होंगी या टीचर आते ही होंगे। और पर बच्चे कहाँ सुनते हैं ना। और फिर ऐसे में जो बेचारा सीधा साधा बच्चा बैठ के होमवर्क भी कर रहा होता था या क्लास वर्क भी कर रहा होता या बुक भी पढ़ रहा होता, आके वो भी सबको खड़े होने का पनिशमेंट मिल गया तो वो भी खड़ा होता है। कहते ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वैसे गेहूं की बात चली तो हमें व्यंजन भी याद आ रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस बहुत सारे हमारे सखियों ने, हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर बहुत सारे व्यंजन लिखकर भेजे हैं। तो जल्दी से फटाफट बता देते हैं कि हमारे कौन सी सखियों ने कौन से व्यंजन बताए। तब तक एक गीत सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। स्वप्निल, अचार और गुस्सा ये दोनों ऐसे सिमिलर लगते हैं ना। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे होता है ना कि थोड़ा सा गुस्सा अपनी जगह ठीक है। हाँ। लेकिन उसी तरह अचार जो है वो थाली में ना हो तो कहीं ना कहीं थाली थोड़ी सी सूनी सी दिखती है, नहीं?
और सूनी सी और है ना थोड़ी सी मात्रा में चाहिए अचार। जैसे अचार को अगर हम सब्जी की तरह खाएंगे तो वो हमारी बहुत सारी तबीयत करेगा। हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी। गुस्से से जोड़ दिया, नहीं मतलब गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए तो नुकसान ही हो जाता है। जैसे थोड़ा सा गुस्सा ठीक है कि थोड़ा सा गुस्सा है फिर जल्दी से नॉर्मल हो गए, वैसे अचार भी थोड़ा सा ही खाना चाहिए, पर खाना जरूर चाहिए अचार, क्योंकि उससे जो खाने में जो लज्जत आती है वो अलग भी है। और कुछ अचार ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से हाजमे वगैरह को देख करके जैसे नींबू का अचार बनाए जाते हैं तो वो मतलब फायदा भी करते हैं। और एक हमारे साथी ने अदरक के अचार की रेसिपी लिखकर भेजी है। ये कहते हैं कि हमारे घर मानसून में बारिश गिरनी शुरू हो जाती है, तब हम अदरक का अचार बनाते हैं। अदरक को पानी से अच्छे से धो करके पोंछ करके और उसे काट लेते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसमें नींबू निचोड़ कर और उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और फिर उसे कांच की बर्नी में भर के रख देते हैं। ये अदरक को भोजन के साथ साथ थाली में अचार की तरह रख लेना चाहिए। बारिश में पचन शक्ति जब मंद हो जाती है तब उसे बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल, जैसे अभी हमने कहा ना ये स्वास्थ्य वर्धक या हाजमे के वगैरह को लेकर बनाया, तो ये चीज ना बहुत फायदा भी करती है अदरक, क्योंकि आपकी जो पेट की जो अग्नि होती है उसको बढ़ाती है, जठराग्नि को बढ़ाती है और इस वजह से जो खाना है वो अच्छे से पच जाता है। और जैसे इन्होंने अदरक लिखा ना, वैसे ही जो गीली हल्दी मिलती है ना सर्दियों में, उसे भी काट करके उसमें नींबू का रस, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के उसे बर्नी में, यानी भले उसमें आप तेल और बहुत सारे मसाले ना डालते हैं, बस ये ऐसे ही हल्का सा डाल के थाली में थोड़ा सा ले लो तो आहा हा हा एकदम मजा आ जाता है। और पता है अचार की बात करी है आज तो ऐसा याद है नहीं, जैसे कि एक दौर था जब हमारे स्कूल के टिफिन और यात्राएं बिना अचार के अधूरी सी। बिल्कुल सही कहा आपने कि भले हम पूरी सब्जी रख ले पर उसमें अगर अचार हो तो वो खाने में इतना मजा आनंद होता था। और मतलब होता था ना कि खराब भी नहीं, सब्जी का क्या होता था अक्सर कि खराब हो जा रही है रास्ते में, पर पूरी अचार ले जा रहे हैं तो वो खा लेंगे, कुछ भी मतलब वो खराब होने वाली जैसी स्थिति नहीं आती थी। और साथ ही साथ स्कूल में भी हम लोग जब टिफिन एक दूसरे का खोलते थे तो याद है रोटी अचार या पराठा अचार या पूरी अचार, मतलब अक्सर ऐसा होता था कि ये चीजें रिपीट होती थी। ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है ना, हरी मिर्च का अचार। थोड़े हल्के मोटे हरी मिर्च तीखा वाला है, उसे धोकर पोंछ ले। मसाला में पीसी राई, सरसों, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, नमक, हल्दी मिलाकर मसाला तैयार कर ले। इसमें नींबू का रस मिला ले, मिर्च में चीरा लगाकर इसमें मसाले भर दे। अब एक जार में इन सभी को रख दे, ऊपर से नींबू के रस में थोड़ा उबला ठंडा किया हुआ पानी मिलाकर डाल दे। इसमें एक ढक्कन सिरका भी डाल दे। 24 घंटे के अंदर ये मिर्ची का अचार खाने लायक हो जाएगा। ये बिना तेल का अचार होता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे आप खिचड़ी, चावल, दाल, रोटी, मुरमुरे के साथ खा सकते हैं। सिरका डालने से बहुत दिन तक चलते हैं। अगर आप सिरका नहीं डालेंगे तो इसे आपको 1-2 दिन के बाद फ्रिज में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी टिप लिखकर भेजी है आपने। हाँ, और इसी तरह हमारे एक साथी ने हींगला अचार का बताया है कि कैसे बनता है जी। उसको हींगला बोलते हैं उनकी तरफ। तो कच्ची कैरी ले लीजिए 500 ग्राम, काला नमक 1 छोटा चम्मच, हींग आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। कैरी को धोकर छील लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। कटी कैरी में नमक, हींग और लाल मिर्च मिलाएं। कांच के जार में भरकर 2-3 दिन के लिए धूप में रख दें और फिर प्रयोग करें। ये अचार हाजमे के लिए बहुत लाभकारी होता है। और सबसे बढ़िया बात है, जो 2-1 अचार की जो रेसिपी हम बता रहे हैं उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है जी। तो ये बहुत यानी स्वास्थ्य की दृष्टि, जी बिल्कुल, स्वाद के साथ साथ फायदे की भी चीज है। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला।
मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए ओरडे 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 मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ 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 होड़ी ओडली ओडली ओ योडली ओडली हेडी ओडली ओडली ओ योडली ओडली ओ सबसे और इतने सारे अचार बताए तो एक हमारे साथी ने नवरत्न अचार की भी सामग्री वगैरह बताकर भेजी है कि कैसे बनाते हैं ये रेसिपी भी बताइए। कलमी कच्चे आम 1 किलो, चीनी 1 किलो, गुड़ 500 ग्राम, दरदरी काले मिर्च 10, लौंग 6, बड़ी इलायची 4, दालचीनी 1 इंच, बारीक कटी मेवा 1 कटोरी, मगज के बीज 1 बड़ा चम्मच, कटा खोपरा 1 बड़ा चम्मच, घी 1 बड़ा चम्मच। और आम को छीलकर मोटे मोटे कद्दूकस कर ले और गर्म घी में काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग डालकर भून ले और कद्दूकस कर आम ढककर रख दे। धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाए। अब चीनी और गुड़ डालकर फिर से धीमी आंच पर चीनी के पूरी तरह घुलने तक पकाए। मेवा, मगज और कटा नारियल डालकर गैस बंद कर दे। ठंडा होने पर जार में भरे। यानी ये जो अचार कह लीजिए, मुरब्बा कह लीजिए, हाँ, है ना, कुछ मुरब्बे जैसा लग रहा है हमें भी। इसको ना रोटी के साथ खाने में बहुत आनंद आएगा। और जो तीखे तीखे अचार के साथ साथ ये मीठा अचार भी है ना, जैसे ये जो बनता है ना, ये वाला अचार जो अभी आपने रेसिपी पढ़ी है, ये हमें ना दाल चावल मतलब बचपन से बहुत दाल चावल के बहुत अच्छा लगता है। तो बस भाई मन करने लग रहा है, हाँ मन कर रहा है अचार खाने का, चाय पीने का भी मन कर रहा है। तो अब इजाजत ले लेते हैं आप सभी को। सोनाली पाठक और स्वप्निल श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।